हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार हमारे चैनल इंडियन मेडिसिन पर फिर से स्वागत है। होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑल एनसीईआरटी बायोलॉजी डायग्राम कवर कर लिया है, जिसमें हमने लगभग चैप्टर 9 तक यानी कि 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पार्ट 3 से हम चैप्टर 10 यानी कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर आपका ज़्यादा टाइम लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे है, एग्ज़ाम बहुत पास में है, बहुत करीब में है। तो लगभग हमारा जो टारगेट है वो 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल, जी हाँ 20 अप्रैल तक आपको पूरे 11th एंड 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी डायग्राम जो है वो कवर करा देंगे। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट डायग्राम पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन से। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सेल साइकिल में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है आप देख सकते हैं 10.1 अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल। तो आप देख सकते हैं कि फेजेस ऑफ सेल साइकिल में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है G1 और एस जो है यानी कि सिंथेटिक स्पेस, उसको या आप कह सकता है कि उसको छुपा देगा वो डैश करके और बोलेगा कि बताइए इसके आगे कौन सी फेस आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि एम फेस जो है उसमें आते हैं पहले प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। ये कब आता है एम फेस? पहले देखिए शुरू होता है, आप देख सकते हैं कि G0, G1, S, G2 ऐसे जा रहा है, ठीक है। और फिर आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, और ये जो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस देख रहे हैं वो क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन, ठीक है। तो आप देखिए G0 है यानी कि क्वेसेंट फेज है, फिर G1 है, S है, G2 है, फिर प्रोफेस शुरू कहाँ से होता है? G1 से, ठीक है। G1 से शुरू होगा, ठीक है। G1 से शुरू होगा और G1 के बाद S आएगा, हाँ फिर G2 आएगा, फिर M आएगा, ठीक है। G1 S G2 M, आप अच्छे से नोट कर लीजिए G1 S G2 M, ठीक है। M में क्या है? प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है। फिर साइटोकाइनेसिस इज अनदर थिंग, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जो है वो जो कैरियोकाइनेसिस है यानी कि न्यूक्लियस डिवीजन, उससे अलग है। आप देखिए तो ये जो G1 S और G2 और M फेस है, तो M फेस जो है तो ये सब इंटरफेस हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन अलग हो गया, ठीक है। और जो कैरियोकाइनेसिस है ना उसके पार्ट्स हैं ये, ठीक है। तो जो G1 से शुरू होगा और M तक जाएगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है। तो आप देखिए इस अच्छे से डायग्राम को देख लीजिए, हाँ कि G1 पहले आएगा, फिर S आएगा सिंथेसिस पे में DNA फॉर्म होते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, ठीक है। तो G1 S G2 फिर M, G1 S G2 एंड M, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने 10.1 डायग्राम देख लिया। अब देखिए कि देखिए G1 है, फिर S है, फिर G2 है। देख रहे हैं आप, G1 है, S है, फिर G2 है, यानी कि गैप 1 है, सिंथेसिस फेस है एंड गैप 2 फेस है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड एज 2C देन इट्स इंक्रीजेज टू 4C, यानी कि अमाउंट ऑफ DNA डबल हो गया। चलिए आपको मैं बताता हूँ, अमाउंट ऑफ DNA डबल हो गया, ठीक है। बट आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ DNA डबल हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल हैं वो सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम। देखिए प्लीज़ आप सभी एनसीईआरटी अपने सामने खोल के बैठें और एनसीईआरटी के बुक में देखें। बुक में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा कि आप मेरी बात सुनेंगे और सिर्फ ऐसे लगेगा कि आप मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे आपको बिल्कुल याद नहीं होने वाला है। बुक में देख के और बुक में रटने की और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट G1। समझे कि मतलब ये बोल रहा है कि हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो इंक्रीज नहीं होते, अमाउंट ऑफ DNA डबल होता है, क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज रिमेन द सेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मुझे सिर्फ डायग्राम पढ़ाना है इसलिए मैं बता नहीं रहा, मैं अलग से इसका चैप्टर ला दूंगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि जो पहला है अर्ली प्रोफेस है, ठीक है। अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। आप नोटिस करिए कि अर्ली प्रोफेस और प्रोफेस, लेट प्रोफेस आ जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इसमें से अर्ली कौन है और लेट कौन है। तो चलिए आज बताते हैं आपको अर्ली कौन है।
अब देखिए अर्ली प्रोफेस में जो है ना, तो उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ज़्यादा डीजेनरेट नहीं हुआ है। अब देखिए कि अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अभी तरह से देखिए तो इंटैक्ट है, वो डीजेनरेट नहीं हुआ पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप लेट प्रोफेस में देखेंगे तो उसमें डीजेनरेसी शुरू हो गई है, डीजेनरेसी ऑफ आप कह सकते हैं कि डीजेनरेसी ऑफ किसका, डीजेनरेसी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर दिख रहा है, देख रहे हैं, बट अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर नहीं दिख रहा। तो ये एक साइन हो सकता है कि अर्ली प्रोफेस एंड लेट प्रोफेस। देखिए तो लेट प्रोफेस में आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रप्चर होना शुरू हो गया है। देखिए रप्चर हो गए हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि किसी कागज़ को जलाया गया हो, तो जलाने के बाद जो बात का जो बनता है फॉर्म वैसा लग रहा है। देखिए और क्रोमोसोम जो है इंटैक्ट होना शुरू हो गए हैं, क्रोमोसोम इंटेंगल्ड होना शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं लेट प्रोफेस में। लेकिन अर्ली प्रोफेस में आप देख सकते हैं तो वाइंड ही है, जो क्रोमोसोम है वो वाइंड है, मतलब कि उलझे हुए ही हैं, वो सुलझे नहीं है। अर्ली प्रोफेस में आप देखिए, अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजेनरेट नहीं हुआ है पूरी तरीके से, यानी कि रप्चर नहीं हुआ है, लेकिन लेट प्रोफेस में हो गया है, ठीक है, ये साइन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज, हाँ ठीक है, देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज में क्या होते हैं कि जितने भी क्रोमोसोम हैं वो एक मेटाफेजिक प्लेट पे जाके और लाइन होते हैं, ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे जाके लाइन होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, हाँ ठीक है, हाँ और यहाँ पे देखिए कि ये मेटाफेज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, हाँ ठीक है, जो एस्ट्रल रेज हैं वो जाके इंटैक्ट हो रहे हैं किस पे, डिस्क शेप काइनेटोकोर पे, ठीक है, और उसके बाद इसको पकड़ के और एक मेटाफेजिक प्लेट सेंटर पे इक्वेटर पर लाएंगे, ठीक है, और इक्वेटर पर लाके और इनको एक बराबर लाइन में इनको क्या करेंगे, अरेंज करते हैं, ठीक है। और देख सकते हैं मेटाफेज में एक इक्वेटोरियल प्लेट में, यानी कि मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेजिक प्लेट पे आके और सारे जो क्रोमोसोम हैं वो एक लाइन में हैं, आप देख सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। इसके बाद ये अलग होने लगते हैं, सेपरेट होने लगते हैं, ठीक है। तो सेपरेट होने लगेंगे तो वो एनाफेज होता है। अब देखिए ये 10.2 ए एंड बी में आपने देखा कि लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, ठीक है, आपने देख सकते हैं लेट प्रोफेज एंड अर्ली प्रोफेज। और उसके बाद अब देखिए ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ठीक है। अब देखिए लेट प्रोफेज एंड अर्ली प्रोफेज, फिर लेट प्रोफेज, फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज और उसके बाद मेटाफेज। 10.2 ए एंड बी, अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ स्टेजेस इन माइटोसिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए, ये देखिए आप एनाफेज देखिए, ठीक है। एनाफेज आप देख सकते हैं कि एनाफेज क्या बता रहा है, कि एनाफेज बोल रहा है कि एनाफेज ये बोल रहा है कि जो अब क्रोमोसोम है ना वो सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, हाँ, और अपने अपने एक कह सकते हैं पोल पे पहुंच चुके हैं, पोल पे पहुंच चुके हैं और पोल पे पहुंच के बस अब रुके हैं। एनाफेज खत्म होता है, देखिए कब खत्म होता है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट हो गए, समझ रहे हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं माइटोसिस में, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं माइटोसिस में, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ माइटोसिस में सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है इन स्टेटमेंट वाइज भी और एसर्शन एंड रीजन में भी, ठीक है। तो सेंट्रोमियर्स स्प्लिट होते हैं, ठीक है, एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स होते हैं, ठीक है, सेग्रेट नहीं होते, सेपरेट होते हैं। नोटिस करिएगा कि सेग्रेट नहीं होते हैं, सेपरेट होते हैं माइटोसिस में, ठीक है, माइटोसिस में सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट, ठीक है, क्रोमेटिड सेपरेट, ये हो गया। क्रोमेटिड्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, हर अपने जो क्रोमेटिड्स हैं ना जो सेपरेट हो गए हैं वो अपने अपने अपोजिट पोल में पहुंच चुके हैं, देखिए अपने अपने अपोजिट पोल में हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं एनाफेज में ये होता है। अब हम टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज में क्या होते हैं कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल, क्रोमोसोम जो है जो अपने अपने अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, वहां जाके क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है, क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी लॉस्ट कहाँ होती है, टेलोफेज में, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर, ठीक है, एंड न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टेलोफेज का डायग्राम ऐसा कुछ दिखता है। ये जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये सारे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ने ही हैं इसको, ठीक है। टेलोफेज आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद देखिए कि इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस आप देखिए, इंटरफेस में आपको जूम करता हूँ। अब देखिए एक बार ध्यान से देखिए इंटरफेस, आप भले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके और अच्छे से देखिए कि इंटरफेस ये है, टेलोफेस ये है,
अब देखिए टेलोफेस ये है, ठीक है। टेलोफेस आप देख सकते हैं। इंटरफेस और टेलोफेस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, ठीक है। तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। और टेलोफेस ऐसा दिखता है, ठीक है। ये आपने देख लिया और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आप देख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट है, मेटाफेस फर्स्ट है, एनाफेस फर्स्ट है, टेलोफेस फर्स्ट है। एंड एज इट इज मियोसिस सेकंड में भी ऐसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ ये है, आप देख सकते हैं कि आगे ये वाला डायग्राम देखिए। आगे जो है ये डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है? स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। स्टेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। आप वीडियो पॉज करिए, समझिए। देखिए प्रोफेस फर्स्ट है, मेटाफेस फर्स्ट है, एनाफेस फर्स्ट है एंड टेलोफेस फर्स्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अब एक क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड आ चुके हैं, आप देखिए, क्योंकि वो चिपक चुके थे, यानी कि इंटैक्ट हो चुके थे 2 क्रोमोसोम एक दूसरे से, ठीक है। तो फॉर्म हुआ प्रोफेस फर्स्ट, आप देखिए, मेटाफेस फर्स्ट देखिए, एनाफेस फर्स्ट देखिए एंड टेलोफेस फर्स्ट देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा डायग्राम बता रहा है, और ये डायग्राम ही डायरेक्ट रख के और पूछ देते हैं कि ये कौन सा फेस है। ये जो आप 4 डायग्राम देख रहे हैं ना, वो चारों में से 2 डायग्राम या 1 डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से मियोसिस फर्स्ट का है। क्या ये एनाफेस फर्स्ट है, टेलोफेस फर्स्ट है, मेटाफेस फर्स्ट है या प्रोफेस फर्स्ट है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, मैं जूम इन करता हूँ, इसको जूम इन कर दिया मैंने, देखिए एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप। आपने इसको देखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम आप देख सकते हैं। स्टेज ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है। स्टेज ऑफ मियोसिस सेकंड में ये डायग्राम आप देखें तो ये क्या बताता है? प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड एंड टेलोफेस सेकंड, ठीक है। ये डायग्राम कुछ समझाने वाला नहीं है, बस आपको रटना है। आपको एक ऐसी नज़र से देखना है कि आपको ये एग्जाम में भी याद रहे, और जहाँ ही इस डायग्राम को देखें तो आपको आंसर पता चल जाए। क्योंकि डायरेक्ट ये क्या करते हैं नीट वाले, एनटीए आजकल क्या कर रहा है कि डायग्राम दे के और डायरेक्ट आंसर पूछ रहा है कि बताइए ये मेटाफेस सेकंड है या एनाफेस सेकंड है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देखिए, कोशिश करिए कि आप इसको रटिए, हाँ रटिए, क्योंकि अब क्या है कि अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको समझ सके, ठीक है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा, 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन में आपको क्या करना है, ज़्यादा ये करना है कि आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने हैं, टेस्ट सीरीज देने हैं, और टेस्ट सीरीज के साथ ज़्यादा क्या करना है कि बायोलॉजी के एमसीक्यू करने हैं और पूरे डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना है। और डायग्राम दिखाने का काम मैं कर रहा हूँ मेरे चैनल इंडियन मेडिसिन पे, तो आप प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको 11th and 12th दोनों की बायोलॉजी का एनसीईआरटी, जी हाँ, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम इस पे कवर करने वाला हूँ, इसी चैनल पे कवर करने वाला हूँ। और आपको एक से एक डायग्राम, कोई डायग्राम छोड़ूंगा नहीं। आपको जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं या जो इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं उनको भी मैं कवर कराने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप सभी के 330 प्लस तो आए ही आए। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ मेरे से छूट रहा है तो कमेंट में जाके और ज़रूर कमेंट करें कि सर आपसे ये छूट गया, ठीक है। तो देखिए प्रोफेस सेकंड देखिए, मेटाफेस सेकंड देखिए, एनाफेस सेकंड देखिए एंड टेलोफेस सेकंड देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये है, ठीक है। प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, ठीक है, एनाफेस सेकंड एंड टेलोफेस सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ठीक है। देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि यूनिट 4। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, मिनरल न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है, रिस्पायरेशन इन प्लांट है एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हाँ, कि ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट जो हैं वो हट चुके हैं, मिनरल्स न्यूट्रिशन जो है ये हट चुके हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ने हैं सिर्फ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आगे के जो 2 चैप्टर है यूनिट 4 के, यानी कि क्लास चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये डिलीटेड चैप्टर हैं, यानी कि ये चैप्टर एनसीईआरटी के द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। तो अपने को पढ़ना क्या है? अपने को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए, ठीक है। तो अभी मैं सीधे डायरेक्ट आपको पीछे लेके चलता हूँ, क्योंकि वो चैप्टर डिलीट है, ठीक है। तो आते हैं हम सीधे इधर, ठीक है। तो हम आगे हैं, आप देख सकते हैं कि ये चैप्टर है
हाँ ठीक है, तो हम आ चुके हैं। सॉरी थोड़ा आपका टाइम लग रहा है, आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा जिससे आपका टाइम बचे। देखिए हम आ चुके हैं। ये रिस्पायरेशन इन प्लांट जो है, रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को आपको पढ़ने भी हैं, ये वो लाइन बाय लाइन, और इसका डायग्राम जो है, डायग्राम तो मेनली टेबल है, मतलब मेनली जो है इसके आप कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट है। तो फ्लो चार्ट जितने भी हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं नीट वाले, एनटीए वाले, कि फ्लो चार्ट में ही एक ऐसा कोई क्वेश्चन लगा देंगे कि वो चीज़ को डिलीट कर देंगे। मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए कि ये जो है फ्लो चार्ट, ठीक है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 14.1 है स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो एटीपी पूछेगा या टोटल एनएडीपीएस पूछेगा, तो आपको आने ही आने चाहिए। तो इसमें क्या करता है एनटीए कि जैसे मान लीजिए हाँ कि ये दे रखा है, ठीक है, हाँ कि ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ट्रायोस फॉस्फेट में, ठीक है। तो पूछ देगा कि क्या एनएडीएच यहाँ फॉर्म हो रहे हैं, हाँ ठीक है, या फिर कितने एनटीपी यहाँ लॉस हुए हैं, ठीक है, या एटीपी लॉस हुए हैं नहीं, या एंजाइम पूछ देगा। देखिए एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज 6 से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये हेक्सोकाइनेस है, ठीक है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट पे जो एंजाइम आते हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रक्टो फॉस्फोकाइनेस जो एंजाइम है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये है। और ऊपर से हेक्सोकाइनेज जो होते हैं, आपको पता है कि ग्लूकोज 6 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 6 कार्बन में कन्वर्जन होता है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ आप कह सकते हैं कि ये जो है कि एंजाइम से, ठीक है, एंजाइम से। तो आपको मैं बता दूं कि जो कन्वर्जन है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको देखना है। और कन्वर्जन जो है ये इसको आने चाहिए। तो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ, एक बार इस फ्लो चार्ट में देखें कि ग्लूकोज 6 कार्बन से, हाँ ठीक है, एटीपी लगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है, इसमें शुरू के जो 3 स्टेप्स है ना, उसमें क्या होता है कि एंजाइम एटीपी लॉस्ट होते हैं, ठीक है, हाँ एटीपी लॉस्ट होंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन में जो कन्वर्जन हो गए, तो उसमें क्या होगा कि मतलब एक एटीपी लॉस्ट होंगे, ठीक है, एक एटीपी 1 एटीपी लॉस्ट होगा, ठीक है, 1 एटीपी लॉस्ट होके और एक एटीपी फॉर्म होगा, ठीक है। और उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, 6 कार्बन, तो यहाँ भी एक एटीपी लॉस्ट होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ट्राइगोस फॉस्फेट जो है उस पर क्या होंगे, हाँ कि Na प्लस मिलके NADH फॉर्म होंगे, ठीक है, और 2 ट्रायोज बाईफॉस्फेट फॉर्म होगा। फिर उसके बाद 2 ट्रायोज बाईफॉस्फेट से 2 ट्रायोज फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होगा। यहाँ एक एटीपी बनेगा। देखिए अब एक यहाँ एटीपी बना, ठीक है ना, हाँ यहाँ एटीपी बनता है, ठीक है, और फिर एटीपी कहाँ बनता है ना, यहाँ बनता है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। तो एटीपी जो बनते हैं ना वो टोटल नेट एटीपी 2 ही बनते हैं, ठीक है, 2 नेट एटीपी बनेंगे इस पूरे प्रोसेस में, यानी कि स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में जो नेट एटीपी होगा, तो नेट एटीपी जो होंगे वो टोटल 2 ही बनेंगे, ठीक है, हाँ मतलब नेट बनेंगे। और अगर आपसे पूछे कि टोटल ग्रॉस कितने बनने वाले हैं, तो 4 बनेंगे, ठीक है। फॉर्म तो एटीपी होंगे 4, लेकिन जो 2 ऊपर के जो स्टेप 1 है स्टेप 3 है, हाँ जहाँ पे एटीपी यूज़ हो गए हैं, ठीक है, जहाँ एटीपी खर्च हुए हैं, तो वो एटीपी को अगर आप टोटल 4 में से माइनस कर दें 2 एटीपी को, ठीक है, तो टोटल 2 बचते हैं, ठीक है। तो टोटल नेट एटीपी जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं ना स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में, वो 2 हो रहे हैं, ठीक है, हाँ 2 हो रहे हैं, तो 2 एटीपी फॉर्म होता है टोटल, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, हाँ, और इस ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप्स है ना इसको आप एक बार रट लीजिए, क्योंकि क्या है कि ये जो प्रोसेस है ना वो पूछता है, ठीक है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये एक बार मैं आपको जूम करता हूँ, ठीक है, इसको आप एक बार अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद ट्रायोस फॉस्फेट, हाँ ट्रायोस से ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद 2 ट्रायोस बाईफॉस्फेट यानी कि 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसके बाद 2 ट्रायोस फॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और उसके बाद 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, और फिर 2 पायरुविक एसिड, 2 क्या दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, H2O यहाँ बनता है, ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हैं वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर निकलते हैं रिएक्शन से, ठीक है। और उसके बाद 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है उसमें से क्या होगा कि एक एटीपी फॉर्म होगा 2 पायरुविक एसिड में, ठीक है, ये हो गया।
तो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हमने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, इसको देखिए एक बार। ग्लूकोज से अब देख सकते हैं कि ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है, फिर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, और जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसमें एक NADH2 फॉर्म होता है, NAD प्लस से NADH2 फॉर्म होता है। यानी कि ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म होता है ना, तो इसमें NADH2 फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, और फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड फॉर्म होगा, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्जन होता है ना पायरुविक एसिड का, तो एक NAD प्लस, यानी कि यहाँ रिडक्शन होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है। हाँ ठीक है, यानी कि H प्लस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, मतलब H प्लस मॉलिक्यूल्स हटते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि NAD प्लस फॉर्म होता है, और फिर पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस CO2, ठीक है, इथेनॉल प्लस Ca2 फॉर्म होता है ना पायरुविक एसिड से, तो फिर यहाँ पे NAD प्लस, ठीक है, ये हो गया, NAD प्लस होता है। तो ये फॉर्मूला, ठीक है, मेजर पाथवे एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, मेजर पाथवे एनारोबिक रिस्पायरेशन, ये हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि ये जो था ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फिर उसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड में जब फॉर्म होता है ना, पायरुविक एसिड कन्वर्जन होता है, तो फॉर्म होता है NAD प्लस, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। फिर पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस Ca2, तो NAD प्लस फॉर्म होता है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार मैं जूम इन करता हूँ, इसको आप देखिए, पॉज करके और देखिए ये डायग्राम, क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ के जाते हैं और इससे क्वेश्चन आ जाता है। इससे क्वेश्चन आने का संभावना आप मान के चलिए कि मोर देन 70 to 80% है। ठीक है, कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता ही है, तो एक बार इसको प्लीज़ देख लीजिए। इसको आपने आप देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो पॉज करके और अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इसे देखना। हाँ ठीक है दोस्तों, तो हमने कर लिया मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं कि जो लिंक रिएक्शन है, लिंक रिएक्शन में आप देख सकते हैं पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD प्लस मिल के और क्या फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम 2 प्लस कैटलिस्ट के साथ साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम, यानी कि एसिटाइल को A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये लिंक रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि कौन से मिनरल्स जो हैं यहाँ पे यूज होते हैं, तो मैग्नीशियम 2 प्लस होता है, और अगर पूछे कि कौन से एंजाइम होते हैं तो कौन से होते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, इसको आप सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जो करना है करिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिस्पायरेशन प्लांट में आप मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम प्लस NAD प्लस। ठीक है, ये हो गया। और ये कैसे फॉर्म होता है, ये किस में कन्वर्जन होता है, ये होता है Mg2 प्लस के साथ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में फॉर्म होता है एसिटाइल कोएंजाइम प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H प्लस। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए आ गया क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड आप देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल ये देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको करना ही करना है। तो आप देखिए अब यहाँ होता क्या है कि मैलिक एसिड आप देख सकते हैं कि ये पायरुवेट कोएंजाइम A, आप ये सब समझ रहे हैं ना, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। यहाँ होता क्या है कि ऑक्जेलिक एसिड जो है वो आप देख सकते हैं कि सिट्रिक एसिड में कन्वर्जन होता है, फिर सिट्रिक एसिड का अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन है, और उसके बाद अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड का कार्बोक्सिलेज रिडक्शनेज
होने के बाद, ठीक है, क्या फॉर्म होता है, सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड के बाद फिर मैलिक एसिड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन है, ठीक है, और वो फॉर्म कितने में होता है, 6 कार्बन सिट्रिक एसिड में, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो लिंक रिएक्शन आया है 2 कार्बन लेके, ठीक है, और वो कन्वर्ट क्या करता है सिट्रिक एसिड में, ठीक है। और सिट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, अल्फा कीटो ग्लूटैरिक एसिड 5 कार्बन में, ठीक है। और यहाँ का क्या होता है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है। तो CO2 NAD प्लस मिल के NADH2 फॉर्म करते हैं, फिर अल्फा केटो ग्लूटैरिक एसिड जो है वो CO2 NADH प्लस मिल के और एक GTP फॉर्म करके सक्सिनिक एसिड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर सक्सिनिक एसिड मैलिक एसिड में। तो ये डायग्राम जो है ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत अच्छे से रट लीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसके बाद ज़्यादा कुछ बता नहीं, ठीक है। ये जो है ये इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम नहीं है, ये डायग्राम दो ऊपर के 2 थे वो बहुत ज़्यादा थे, हाँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये BC1 कॉम्प्लेक्स क्या है, को कॉम्प्लेक्स 3rd में आता है, ठीक है, साइटोक्रोम C किस में आते हैं। तो ये आपको अब NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ठीक है। ये क्या है कि मतलब ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ATP हो रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम नहीं है, सॉरी, ये फ्लो चार्ट है। और ये जो फ्लो चार्ट है ना, मेरा काम नहीं है फ्लो चार्ट बताना, क्योंकि मैंने सिर्फ डायग्राम पढ़ाना था, बट मैं आपको बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूँ, ठीक है। क्या है कि ये जो फ्लो चार्ट है ना, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया है। तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हाँ कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, और क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो फैट्स हैं, ठीक है, वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्जन होता है, ठीक है, सेल में, माने एक एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, फिर वो जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और जो एमाइनो एसिड है ना, वो सीधे एब्जॉर्ब होता है और सीधे जाता है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम, हाँ, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो है वो भी एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है, एमाइनो एसिड पायरुविक एसिड में जाता है, ठीक है, और फिर क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ठीक है, ये किस में जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और वो जाता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, वो जाते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो पायरुविक एसिड में सीधे अमाइनो एसिड जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाएंगे, ठीक है, पायरुविक एसिड में अमाइनो एसिड जाएगा, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जाएंगे, यानी कि फैट्स एंड ग्लिसरॉल जाएंगे, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल शुगर हैं लाइक ग्लूकोज, वो अपना एक नॉर्मल फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज, उसके बाद डाईहाइड्रोक्सी, यानी कि पूरा स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फॉलो करेंगे। लेकिन जो एमाइनो एसिड है वो सीधे पायरुविक एसिड वाले स्टेप्स में घुसेगा, ठीक है, पायरुविक एसिड वाले स्टेप्स में घुसेगा। और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है वो कहाँ जाएंगे, वो सीधे जाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, पायरुविक एसिड में प्रोटीन्स, ठीक है, एंड एमाइनो एसिड, ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि शुगर है वो नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आ गया अच्छे से, ठीक है। आरक्यू वैल्यू, ठीक है, आरक्यू वैल्यू जो है ना, रिस्पायरेशन कोशेंट वैल्यू, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी कोशेंट जो वैल्यू है, ठीक है, ये आपको क्या करना है कि आपको पढ़ के जाना है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाई वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम है, ठीक है। ऐसे ही पूछ देता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाई वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन फैट आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन, व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन, देख सकते हैं व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रिस्पायरेशन, ठीक है, द आरक्यू इज लेस देन 1, कैलकुलेशन फॉर फैटी एसिड ट्राई पाल्मिटिन, ठीक है, इफ यूज एज अ सबसेट इन सोन, ठीक है। तो आरक्यू फॉर ट्राई पाल्मिटिन 0.7, ठीक है, 0.7, ठीक है। एंड फैट आर यूज इन रिस्पायरेशन, द आरक्यू इज लेस देन 1, ठीक है। जो फैट्स होते हैं उनकी रिस्पायरेटरी कोशेंट जो होते हैं वो लेस देन 1 होते हैं, ठीक है। और व्हेन प्रोटीन आर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो वुड बी अबाउट 0.9, व्हेन प्रोटीन आर रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट द रेशियो वुड बी अबाउट 0.9, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, प्लांट ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो नहीं है, लेकिन इस डायग्राम को अगर आप देख के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे
हाइपोकोटाइल क्या है, कॉटिलेडन कहाँ है, सॉयल लाइन, सीड कोड, ठीक है, कॉटिलेडन, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कॉटिलेडन, ठीक है, यही 3 है। यानी कि हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल एंड कॉटिलेडन, यही 3 है इसमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें देखिए वेस्कुलर कैम्बियम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल, सूट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको देखिए, ठीक है। और ये जो डायग्राम है इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हाँ ये देख सकते हैं एरिथमेटिक में एक जो होता है कांस्टेंट हो जाते हैं, फिर अलग वाले डिवाइड होते हैं, जियोमेट्रिक में दोनों ही डिवीजन होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं। हाँ, और इस डायग्राम को देख लीजिएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज, लैग फेज और स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये डायग्राम लैग, एक्सपोनेंशियल, स्टेशनरी, ठीक है। और इसको देख लीजिएगा कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ और प्लॉट ऑफ द लेंथ अगेंस्ट टाइम, ठीक है। एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, एल नॉट क्या है, आर क्या है, एल टी क्या है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पे डब्ल्यू एन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई इज टू पावर आर टी, ठीक है। तो आर क्या है, टी क्या है, डब्ल्यू नॉट क्या है, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें आप देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आगे बढ़ते, ठीक है, इसको देख लीजिए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होते हैं, डिफ्रेंसिएशन होते हैं, ठीक है, और सेनिसेंस मैच्योर सेल, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, हाँ, जुवेनाइल एडल्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि हेट्रोफिली जो है ना, लार्कस्पर एंड बटरकप, ये आपको पढ़ना है, ये डायग्राम में नहीं आता, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इसमें कुछ बचा नहीं, ये हो गया, ठीक है। इसको देखिए, हाँ, ये जो है ना, ये जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या बोलता था, हाँ, कि लॉन्ग डे प्लांट और फ्लावरिंग, ठीक है, नो फ्लावरिंग, शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। फिर फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, डे न्यूट्रल प्लांट, फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, डे न्यूट्रल प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल और लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। नो फ्लावरिंग साइड एवब होंगे, एवं फ्लावरिंग में एवब होंगे लॉन्ग डे प्लांट में, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ना, वो अपन क्या करें कि एक साथ ही 2 घंटे का अगर वीडियो हो तो 2 घंटे तक हम क्या करें कि इसको अच्छे से कवर कर ले, यानी कि 2 घंटे या 3 घंटे में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा एक साथ करें, एक वीडियो में करें, इसके अलग अलग सब पार्ट नहीं बनाए, क्योंकि ये क्या है कि ये बहुत अच्छा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का डायग्राम तो नहीं आते हैं, बट उससे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप नोटिस करके चलिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पूरा है ना 7 से 8 चैप्टर, उसको क्या करेंगे अपन कि इसको एक वीडियो में समअप करेंगे, एक वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट पे लिखें कि क्या आपको लाइव चाहिए, वीडियो लाइव में पढ़ाऊँ या फिर आपको एक वीडियो बना के दूँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि टाइम कम है और मैं नहीं चाहता बच्चों आप सबको 1-1 घंटे का वीडियो दूँ। क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके टाइम जाएंगे। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ा सकूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं चाहता हूँ कि 1 से 1.5 या 2 घंटे के अंदर इसको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के डायग्राम बता सकूँ, जिससे क्या हो कि आप लोग 2x या 1x या किसी भी स्पीड में देख के और आप इसको जल्दी से ख़त्म करें। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं पूरा एक साथ लाऊंगा अगले वीडियो में, और वो वीडियो बहुत जल्द आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव में पढ़ाऊँ तो प्लीज़ लाइव के लिए आप प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए कि लाइव पढ़ाइए सर, लाइव पढ़ाइए, ऐसा लाइव करिए आप। लाइव जब लिखेंगे आप तो मैं लाइव में ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा एक साथ पढ़ा दूंगा, उसके सारे डायग्राम जो हैं अच्छे से कवर करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए ये वीडियो छोटा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने कवर किए हैं, क्योंकि सेल साइकिल, रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कोई बहुत छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो 20 अप्रैल तक मैं पूरा 11th एंड 12th के डायग्राम्स ख़त्म कर दूंगा और आपको इसके सारे वीडियो दे दूंगा, जिसको आपको देख के और बहुत अच्छे से आपके सारे डायग्राम एटलीस्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और डायग्राम से क्या है कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होते हैं क्वेश्चन आने के डायग्राम से, वो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, और उससे आने की संभावना बहुत होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या कुछ भी हो या कुछ भी गलत लगा हो या ऐसा लगा हो कि सर कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ बेकार पढ़ा रहे हैं, जैसा ही पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में जाइए और अपने दिल खोल के कमेंट लिखिए, चाहे वो बुरा हो चाहे भला हो, ठीक है। आप लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें इसमें क्या सुधार करना है और कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा एक साथ एक वीडियो में नेक्स्ट डे आएगा और बहुत जल्द आएगा, ठीक है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट।